हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीते सप्ताह जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, उनसे संबंधित जो भी सवाल आपकी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनको कि मैप में वो सवाल कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं या इस तरह की खबरों से किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं पिछले सेशन में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। तो आपसे क्या पूछा गया था? वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में हिमालय अवस्थित है जो इस क्षेत्र की जलवायु को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। ठीक, यदि हिमालय के स्थान पर पूर्ववर्ती टेथिस सागर रहा होता और शेष विश्व उसका भौतिक मानचित्र आज के समान ही होता, तो ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के किसके समान होने की संभावना सबसे अधिक होती? बेसिकली कहा जा रहा है कि आज जहां पर हिमालय मौजूद है वह जिस तरह से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, अगर हिमालय ना होता तो आज की जलवायु, आज भारत के अंतर्गत जलवायु किस देश के समान हो सकती थी? इन चार विकल्पों के तहत हमें बताना है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया या फिर पेरू। तो पहले हम मैप में देखते हैं कि हिमालय की अवस्थिति कहाँ पर है। तो ये सेक्शन है भारत का और यहाँ पर लगभग हिमालय मौजूद है। तो ये सवाल इस संदर्भ में पूछा गया है कि यहाँ पर अगर टेथिस सागर होता, एक पुरानी अवस्थिति काफ़ी समय पहले की थी जहाँ पर टेथिस सागर था, लेकिन अगर आज यहाँ पर टेथिस सागर होता तो किस हिसाब से जलवायु होती? तो कुछ लोग यहाँ पर टेथिस सागर बनाएंगे, हालांकि आप लोग नहीं बनाएंगे। तो टेथिस सागर अगर यहाँ पर होता तो जलवायु कैसी होती? ये बेसिक सवाल है दरअसल जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित। हमें लग रहा है कि देशों को बना करके देखें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम कौन कौन से कारक होते हैं जो किसी देश की जलवायु को या फिर किसी भूगोल की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाला अक्षांश। इसके अलावा अन्य भी कारक हो सकते हैं जैसे उच्चावच, भौगोलिक स्थितियां यानी उसकी किस तरह की टोपोग्राफी है, इसके अलावा समुद्र से दूरी। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अक्षांश के आधार पर कौन कौन से देश किस जगह पर मौजूद हैं। तो भारत की अगर हम अवस्थिति को देखें तो यहाँ पर कर्क रेखा भारत को लगभग 20 से काटती है। ठीक, तो कौन कौन से देश हैं जहाँ की अवस्थिति ये है और भारत इसके अलावा एक चीज़ और देखें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस हिसाब से भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रभाव हिमालय के होने का भी है। ठीक, तो अगर हिमालय नहीं होगा तो जलवायु हो जाएगी उप उष्ण, कह सकते हैं उप उष्ण जलवायु हो सकती है। ये जो भौगोलिक दशाएं हैं किस देश के अंतर्गत हो सकती हैं? जो विकल्प है उसमें देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले कहा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कर्क रेखा के उत्तर में है, यानी कर्क रेखा से उत्तर में होने की वजह से भारत के समान जो दशाएं हैं वो लगभग मैच नहीं करेंगी। दूसरा है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसको देखें तो डीआरसी भूमध्य रेखा के नज़दीक है। ठीक, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। तीसरा देखें ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कि मकर रेखा पर मौजूद है। भारत कर्क रेखा पर है, ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पर है, लेकिन है दोनों उत्तर और दक्षिण के हिसाब से 23.5 डिग्री पर। अभी इस पर आते हैं। चौथा है पेरू। पेरू को देखें, पेरू मौजूद है यहाँ यानी इक्वेटर के भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो सही जवाब यहाँ पर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत की दशाएं लगभग समान हो सकती हैं। चूंकि सबसे नज़दीक पूछा गया है इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है या सही जवाब हमें लगाना चाहिए। चूंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है इसलिए हम पहले इस आधार पर ही, अक्षांश के आधार पर ही इस उत्तर तक पहुंचेंगे। तो आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। क्या सवाल बन सकता है? पूर्व सोवियत संघ के सदस्य रहे राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में रूस के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? सवाल बन सकता है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लिथुआनिया, मोल्डोवा, लातविया
एस्टोनिया। तो इसमें सही कूट का चयन करना है कि कौन कौन से यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। मैप में देखते हैं तो ये एरिया है रूस का, मेन लैंड हम इसे कह सकते हैं, और यहाँ पर मौजूद है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। ये सभी जब सोवियत संघ के रूप में इसको देखा जाता था तो ये सभी उसका हिस्सा थे। जब अलग हुए तो ये राष्ट्र से अलग हो गए सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस से। तो अब हमें देखना है कि रूस के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं। तो एस्टोनिया यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है, लातविया सीमा साझा कर रहा है। लिथुआनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि रूस यहाँ पर है, तो लिथुआनिया कैसे सीमा साझा करेगा। तो रूस का एक हिस्सा यहाँ पर भी है, एक्सक्लेव, जिसे हम एक्सक्लेव के रूप में जानते हैं, यह है कालिनिनग्राद का हिस्सा। तो ये लिथुआनिया के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो विकल्प में क्या क्या दिया है, लिथुआनिया सही है, लातविया सही है, एस्टोनिया सही है। अब बचा मोल्डोवा। मोल्डोवा है यहाँ पर, तो मोल्डोवा और रूस के बीच में यहाँ पर यूक्रेन आता है, तो मोल्डोवा की सीमा सीधे सीधे रूस के साथ नहीं लगती। हाँ, अगर ये सवाल ये कहता कि मेनलैंड रशिया के साथ, मुख्य भूमि रशिया के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आ जाता और हम फिर उसके बाद लिथुआनिया को यहाँ पर गलत कर सकते थे। लेकिन चूंकि रूस कहा है तो रूस का ही हिस्सा कालिनिनग्राद भी है, जिसके आधार पर इसको एलिमिनेट अगर हम कर दें तो 1, 3 और 4 इसका सही जवाब है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिए अगली खबर। नागोर्नो काराबाख के मामले पर अजरबैजान के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाते हुए हाल ही में हजारों की संख्या में विपक्ष समर्थित विद्रोहियों ने आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में रैली की है। तो कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और आपको उनकी अवस्थिति के साथ इसे मैच कराना है कि कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है। तो पहला है नागोर्नो काराबाख, सामने दिया हुआ है दक्षिणी कॉकेशस। दूसरा है ट्रांसनिस्ट्रिया, पूर्वी यूरोप। और तीसरा है सोमालीलैंड, सामने दिया हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं पहले नागोर्नो काराबाख को। तो नागोर्नो काराबाख अजरबैजान के अंतर्गत एक क्षेत्र है। हालांकि यहाँ पर आर्मेनियाई मूल के जो लोग हैं उनकी संख्या ठीक ठाक मात्रा में है। तो ये जो एरिया है ये यहाँ दिया हुआ है दक्षिणी कॉकेशस, तो दक्षिणी कॉकेशस का हिस्सा है। कॉकेशस का जो रीजन है वो कहाँ पर आता है, कैस्पियन सागर, और यहाँ पर है काला सागर। इसके बीच का यहाँ पर कुछ क्षेत्र है जिसे हम कॉकेशस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ही है दक्षिणी कॉकेशस जिसका ये हिस्सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कथन सही है। दूसरा है ट्रांसनिस्ट्रिया, इसको कहा गया है पूर्वी यूरोप। तो ट्रांसनिस्ट्रिया का क्षेत्र है यहाँ पर मोल्डोवा में, मोल्डोवा के उत्तर पूर्व का हिस्सा मान सकते हैं, और ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अगला है सोमालीलैंड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको देख लें। तो ये वाला हिस्सा है सोमालिया वाला, सोमालिया के अंतर्गत ही सोमालीलैंड का जो क्षेत्र है वो यहाँ मौजूद है। तो सोमालीलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है। सोमालीलैंड एक तरह से खुद को स्वतंत्र देश के रूप में देखता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोमालीलैंड को सोमालिया का ही हिस्सा माना जाता है। और चूंकि ये आपको दिख रहा होगा हॉर्न टाइप का, यानी सींग जैसा, राइनो की सींग जैसा, तो यहाँ पर ये इसका हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ पर सही युग्म कौन कौन से हैं, तीनों ही सुमेलित हैं, यानी सही जवाब कौन सा हुआ इसका, ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में गिनी की सैन्य सरकार के प्रमुख ने घोषणा की है कि वे नागरिक सरकार को सत्ता सौंपने से पहले 39 महीने की संक्रमणकालीन सरकार पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष समेत अनेक दलों ने इसकी आलोचना की है। सवाल क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्णतः कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच स्थित है, या फिर है। ऑप्शन है सूडान, म्यांमार, चाड और बुर्किना फासो। हालांकि एक और इसमें समानता ये भी है कि ये सभी देश सैन्य शासन के अधीन हैं, लेकिन हमसे इनकी अवस्थिति पूछी गई है कि कौन कौन से देश कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच हैं। चलिए मैप में देखते हैं। तो कर्क रेखा है यहाँ पर, भूमध्य रेखा है यहाँ पर। सूडान
चूंकि इसके बीच में है, सही जवाब है, सूडान सही है। फिर देखते हैं म्यांमार को, तो म्यांमार यहाँ पर है और कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, तो कर्क रेखा म्यांमार के बीच से होकर के जा रही है। हालांकि इस सवाल के अंतर्गत अभी हम बाकी जो ऑप्शन है उनको देख लें, फिर एक डिस्कस और करेंगे। चाड और बुर्किना फासो को देखें, तो चाड मौजूद है यहाँ पर जो कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में है। उसके बाद है बुर्किना फासो, ये भी यहाँ पर मौजूद है उनके बीच में। अच्छा, एक सवाल और हो सकता है यहाँ पर कि अगर हमें नहीं मालूम कि सूडान, चाड या फिर बुर्किना फासो इस तरीके की अवस्थिति में है या नहीं है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है, म्यांमार चूंकि भारत का एक पड़ोसी देश है, कई बार हम उसे नक्शे पर देखते रहते हैं, तो एक संभावना ये जरूर बन सकती है कि हमें इस बात का अंदाजा हो कि कर्क रेखा चूंकि भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और म्यांमार के भी लगभग मध्य से कहें या उत्तर मध्य से कहें होकर के गुजरती है, तो म्यांमार के बीच से चूंकि कर्क रेखा गुजर रही है, इसलिए ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में तो नहीं हो सकता। तो अगर हम इस विकल्प तक भी पहुंच जाएं और म्यांमार को यहाँ पर एलिमिनेट कर दें, तो ऑप्शन 2 जैसे ही हम एलिमिनेट करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब हमें इस तरह से भी मिल सकता है। बाकी अगर हमें पता हो कि कौन कौन से सही है, मैप में हमने देखा हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी एक बार ट्रिक लगा करके हमें कोशिश करनी चाहिए। चलिए अगला सवाल। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो ने स्थानीय मुद्रा बोलीवर को पुनर्स्थापित करने के लिए एक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सवाल क्या बना, निम्नलिखित में से कैरेबियन सागर के किनारे बसे हुए देशों की पहचान कीजिए। ऑप्शन वेनेजुएला, सूरीनाम, हेती और बरमूडा। तो इसमें सही कूट का हमें चुनाव करना है। पहले देखते हैं वेनेजुएला और सूरीनाम को। कैरेबियन सागर का हिस्सा लगभग ये वाला हम कह सकते हैं, और यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन। चूंकि ये इसका हिस्सा है, लेकिन प्रमुख रूप से कैरेबियन सागर की बात सवाल के अंतर्गत कही गई है। तो वेनेजुएला है यहाँ पर और ये कैरेबियन सागर का हिस्सा है। फिर आगे आते हैं सूरीनाम पर। तो सूरीनाम कैरेबियन सागर से काफ़ी बाहर है और लगभग सीधे अटलांटिक ओशियन से जुड़ता है। तो वेनेजुएला सही है, सूरीनाम गलत है। अब बचे हैती और बरमूडा, इनको देखें। तो हैती है यहाँ पर, तो हैती भी कैरेबियन सागर का हिस्सा है, जबकि बरमूडा है इसके काफ़ी उत्तर में या उत्तर पूर्व की ओर, तो ये अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है सीधे। तो हैती सही हो जाएगा, बरमूडा गलत हो जाएगा। सही विकल्प पूछे हैं तो ऑप्शन के अंतर्गत 1 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी में ये दोनों ही मौजूद हैं, 1 और 3, तो ये सही जवाब है। चलिए अगला। एक हालिया शोध में दावा किया गया है कि न्यूजीलैंड के निकट समुद्र तल पूर्व के अनुमानों से कहीं अधिक तेजी से ऊपर उठ रहा है। क्योंकि न्यूजीलैंड की भूमि खुद भी समुद्र में डूब रही है, तो ये काफ़ी समय से इस पर चर्चा की जा रही है। सवाल क्या बन सकता है? सवाल है, कुछ जल संधियाँ दी हुई है यानी स्ट्रेट्स, और हमें इनको मिलाना है भूखंडों से कि ये किन किन भूखंडों को अलग करती है। 4 जल संधियाँ हैं, देखते हैं। पहली है कुक जल संधि, और कहा गया है न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को ये अलग करती है। दूसरी डेविस, कनाडा और ग्रीनलैंड। तीसरी डोवर जल संधि, फ्रांस और इंग्लैंड। चौथी सुशीमा जल संधि, जापान और दक्षिण कोरिया। पहली वाली से देखना शुरू करते हैं, कुक जल संधि। न्यूजीलैंड का हिस्सा यहाँ पर है और ये इसका उत्तरी आइलैंड है और ये दक्षिणी आइलैंड है। यहाँ पर मौजूद है कुक जल संधि यानी कुक स्ट्रेट, तो ये विकल्प सही है यहाँ पर, ये वाला कथन पहला वाला। अब अगला देखें, डेविस जल संधि, कनाडा और ग्रीनलैंड। ठीक, तो ग्रीनलैंड है यहाँ पर जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। कनाडा है ये वाला जो पीले रंग में आपको क्षेत्र दिख रहा है, और इसके बीच में है डेविस स्ट्रेट, यानी कि ये डेनमार्क और कनाडा को अलग करती है। जबकि जोड़ती किसको है? ऐसे भी देखें तो बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है डेविस स्ट्रेट। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरी है डोवर जल संधि, फ्रांस और इंग्लैंड, इसको देखें। यह है इंग्लैंड और यहाँ पर है फ्रांस, तो सही बात है कि डोवर जल संधि यहाँ पर मौजूद है जो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग अलग करती है। जोड़ती किसको है? यहाँ पर अटलांटिक महासागर को और उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को जोड़ती है। चलिए
तो ये भी सही है। उसके बाद बचा सुशीमा जल संधि, जापान और दक्षिण कोरिया। तो ये है जापान का हिस्सा, ये है दक्षिण कोरिया। बीच में जो जल संधि मौजूद है वो है सुशीमा जल संधि, जो जोड़ रही है ईस्ट सी या फिर जापान सागर और येलो सी को। ठीक, तो ये भी सही है। यानी कि कौन कौन से सुमेलित हैं, तो सभी सुमेलित हैं, यानी उपर्युक्त तो सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखें। अब खबर है कि हाल ही में स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से पृथ्वी तक की एक क्रू रिटर्न मिशन को पूरा किया है, जो कि पूर्व निर्धारित फ्लोरिडा के तट के निकट समुद्र में गिरा है। क्या सवाल पूछा जा सकता है? निम्नलिखित में से किन नदियों का मुहाना अटलांटिक महासागर या उससे संबंधित किसी जल निकाय से लगता है? 4 नदियां हैं, पो नदी, सेंट लॉरेंस नदी, पराना नदी और लिम्पोपो नदी। आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियां अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। तो पहले देखते हैं पो नदी को। तो पो नदी मौजूद है इटली के अंतर्गत, यानी इटली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है पो नदी, जो कि गिरती है एड्रियाटिक सी में। एड्रियाटिक सी हिस्सा है भूमध्य सागर का, और भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन का, अटलांटिक महासागर का ही विस्तार माना जाता है। इस लिहाज से ये सही है, क्योंकि उसमें लिखा है कि संबंधित जल निकाय भी इसमें शामिल होंगे। ये सही है। अगली है सेंट लॉरेंस नदी। इसको देखें तो सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ऑन्टेरियो झील से, जो कि कनाडा और अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की यहाँ पर बॉर्डर बनाता है एक तरह से। तो ये जो नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी जाकर के गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, जो कि हिस्सा है अटलांटिक ओशियन का, यानी अटलांटिक महासागर का, यानी ये वाला भी कथन सही हो जाता है। तीसरी है पराना नदी। इसको देखें कहाँ पर मौजूद है। तो पराना नदी यहाँ पर मौजूद है ब्राज़ील के अंतर्गत, प्रमुख रूप से ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना से संबंधित है। तो पराना नदी ब्राज़ील से होते हुए यहाँ पर ब्राज़ील और पैराग्वे के बीच में कुछ सीमा बनाती है, और फिर आगे चलकर पैराग्वे और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाते हुए इसकी राजधानी, किसकी, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस के पास जा करके अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो ये भी सही है। अगली है लिम्पोपो नदी। इसको भी देखें तो लिम्पोपो नदी का संबंध दरअसल दक्षिण अफ्रीका से है, साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से निकलते हुए ये नदी पूर्व की ओर जाती है। यहाँ पर ये नदी कुछ समय तक बोत्सवाना के साथ साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है, फिर जिम्बाब्वे के साथ बनाती है, और फिर आगे जाकर हिंद महासागर में मिल जाती है, ना कि अटलांटिक महासागर में। तो ये जो नदी से संबंधित स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये गलत हो जाएगा, यानी लिम्पोपो नदी का संबंध अटलांटिक महासागर से नहीं है, इसका संबंध है हिंद महासागर से। तो चौथा अगर हम एलिमिनेट कर दें तो सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी केवल 1, 2 और 3 सही है। चलिए अगली खबर है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग कच्चे माल के संकट से गुजर रहे हैं, जिसके कारण कई सारी जो जूट मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। सवाल क्या है? विश्व भर में 60 से ज़्यादा वैश्विक महत्व के कृषि विरासत स्थल मौजूद हैं, जिनमें से 3 भारत में स्थित हैं। तो इसी के संदर्भ में आपको इन युग्मों पर विचार करना है, यानी कृषि विरासत स्थल दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। बताना है कि ये संबंधित हैं या फिर नहीं है। कोरापुट ओडिशा, कुट्टानाड केरल, पंपोर जम्मू और कश्मीर। कौन कौन से सुमेलित हैं देखते हैं। तो पंपोर से शुरू करें तो पंपोर है जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत, श्रीनगर के पास मौजूद है, ये सही है। दूसरा कहा गया है कोरापुट, कोरापुट है ओडिशा में, ये भी सही है। और तीसरा है कुट्टानाड यानी केरल में, ये भी सही है। तीनों ही सही हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में पूर्वोत्तर के कई जनजातीय संगठनों ने हिंदी को अनिवार्य किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले गृह मंत्री जी ने इस संबंध में कुछ बातें कही थी कि वे हिंदी को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। सरकार की ऐसी मंशा के बाद कई सारे
जो संगठन है वहाँ पर विरोध देखा जा रहा है। तो सवाल क्या है? सवाल है पूर्वोत्तर की सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र या सुरमा नदियों के अपवाह बेसिन के भाग हैं, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा है स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के सभी पड़ोसी देश, ठीक, सभी पड़ोसी देश 3 या उससे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से, या फिर दोनों सही हैं, ये देखना है हमें। तो पहले कहा गया है पूर्वोत्तर की सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की अपवाह बेसिन का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर आप जो पीला वाला भाग देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है, और जो हल्का गुलाबी रंग से देख रहे हैं ये सुरमा नदी का बेसिन है। तो सभी नदियाँ कहा गया है, चूँकि सभी नदियों के अंतर्गत एक प्रमुख बात हो जाती है, तो यहाँ पर सभी नदियाँ इसके अंतर्गत शामिल नहीं हैं। यहाँ पर मिजोरम से निकलती है कालादान नदी, आपको पता होगा, आगे जाकर के म्यांमार पहुँचती है, और भारत के अंतर्गत एक प्रमुख प्रोजेक्ट उसमें शुरू किया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए। तो कालादान नदी अगर यहाँ पर मौजूद है तो सभी नदियाँ यहाँ पर शामिल नहीं हो पाएंगी, ये गलत है। दूसरा, स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के सभी पड़ोसी देश 3 या उससे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए मैप में देखते हैं। यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है या नहीं, कम से कम। तो यहाँ गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ और पंजाब के साथ। उसके बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तो ये दोनों चूँकि यूटी हैं इस हिसाब से इनको छोड़ दे, फिर भी 3 राज्य यहाँ पर मौजूद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सही है। उसके बाद देखें चीन की बारी आती है। चीन भी भारत के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, यानी 3 राज्यों से अधिक यहाँ भी हैं। फिर देखें नेपाल को। नेपाल यहाँ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 3 राज्य से ज़्यादा हो गए, 5 राज्य हो गए। भूटान को देखें, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर असम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य यहाँ भी हैं। बांग्लादेश को भी देख लेते हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम, ये भी 3 राज्यों से ज़्यादा के साथ सीमा साझा कर रहा है। लेकिन अभी भी एक पड़ोसी देश यहाँ पर छूट गया है जिसको आपको भूलना नहीं है, वो है अफ़गानिस्तान, जिसकी सीमा लद्दाख के साथ लगती है और केवल लद्दाख के साथ ही लगती है, यानी कि राज्यों की बात यहाँ पर नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? सभी पड़ोसी देश, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम म्यांमार को भी यहाँ पर काउंट कर लें तब भी गलत होगा, क्योंकि म्यांमार की सीमा भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगती है। इसका सही जवाब क्या है फिर? यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही सही नहीं है। चलिए अगली खबर। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB में लद्दाख शीर्ष पर है। तो लद्दाख से जुड़ी खबर है, तो कुछ ग्लेशियर्स को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित ग्लेशियरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से हैं? जेमू ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर। सही कूट का चुनाव करना है। कैसे इनको अरेंज करना है हमें? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये स्थिति को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पश्चिम और पूर्व का ध्यान नहीं रखते। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हमें जाना है। पहले देखें जेमू ग्लेशियर को, तो जेमू ग्लेशियर है सिक्किम के अंतर्गत, ठीक, तो ये एक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ें, अब हम आते हैं लद्दाख में। तो यहाँ पर है रेमो ग्लेशियर जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में है। उसके बाद यहाँ पर है हिस्पर ग्लेशियर जो कि K2 के पश्चिम में है। तो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर आना है। उस हिसाब से अगर देखें तो जो सिक्किम में मौजूद है ग्लेशियर यानी कि जेमू ग्लेशियर, ये पहले नंबर पर होगा, फिर आएगा रेमो ग्लेशियर और फिर आएगा हिस्पर ग्लेशियर, यानी 1 2 3 सही क्रम होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में अन्नामलाई बाघ अभयारण्य में एक दुर्लभ घटना को कैमरे में कैद किया गया, जब जुगनुओं ने यहाँ के ऊंचे ढालों को प्रकाशित करके एक मनमोहक सा दृश्य बनाया। तो
चूँकि जो भी अभयारण्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे सवाल पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। पहला है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, चौथा अटापका पक्षी अभयारण्य। तो मैप में इनको देखते हैं। सबसे पहले है उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हम जाएंगे तो यहाँ पर हरियाणा के पंचकुला के नज़दीक मौजूद है शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आते हैं थोड़ा दक्षिण की ओर, फिर बिहार में मौजूद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद आगे बढ़े दक्षिण की ओर तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मौजूद है अटापका बर्ड सेंचुरी, जो कि कोल्लेरू झील से संबंधित है, ठीक। उसके बाद और दक्षिण में जाएं तो यहाँ पर मौजूद है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि दक्षिणी कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं उनका हिस्सा है, ठीक। तो इसको अगर हम यहाँ पर सही क्रम निकालें तो पहले नंबर पर है शिकारगाह, उसके बाद है वाल्मीकि, उसके बाद है अटापका, उसके बाद है श्री विल्लीपुथूर। तो दूसरे से आगे बढ़ते हैं तो ये वाला इसका सही विकल्प है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक। चलिए अगली खबर। हाल ही में चार धाम यात्रा को पुनः आरंभ किया गया है, जो कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते पिछले 2 वर्षों बाद शुरू की जा रही है। तो क्या सवाल बन सकता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार धाम यात्रा में शामिल स्थलों में बद्रीनाथ सबसे पूर्व में है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बद्रीनाथ के पश्चिम में अवस्थित है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, यानी इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहले वाले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा में शामिल स्थलों में बद्रीनाथ सबसे पूर्व में है। यहाँ पर आपको चार धाम यात्रा से संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं वो दिए हुए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो इनमें सबसे पूर्व में है बद्रीनाथ, यानी ये बात सही है। दूसरा कहा गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बद्रीनाथ के पश्चिम में है, तो ये है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बद्रीनाथ के पश्चिम में ना होकर के दक्षिण पूर्व की तरफ हम मान सकते हैं या दक्षिण की तरफ मान सकते हैं। तो ये वाला जो विकल्प यहाँ पर आएगा ये गलत है। पूछा ही गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक। चलिए अगली खबर। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकृति माँ यानी मदर नेचर को जीवित प्राणी घोषित करते हुए एक कानूनी इकाई का दर्जा दे दिया है। सवाल क्या है? विश्व में 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 4 का विस्तार भारत में भी है। इसी संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें आपको गेस करना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का विस्तार पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में है। दूसरा, सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का विस्तार संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ऐसा कहा गया है। मैप में देखते हैं, फिर उसका उत्तर हमें मिलेगा। तो हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का विस्तार पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में है या नहीं। यहाँ पर आपको जो ग्रीन पट्टी दिख रही है, हरे रंग से पट्टी, ये हिमालय के अंतर्गत मौजूद बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो हिमालयन रेंज में अगर हम उत्तर पूर्व के राज्यों को शामिल करें तो यहाँ पर मुश्किल से 2 या 3 राज्य ही शामिल हो पाएंगे, और सिक्किम को भी ले लें तो 4 राज्य हो पाएंगे। यानी कि यहाँ पर सभी राज्य शामिल नहीं हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत जो अन्य राज्य हैं यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र के, इसके दक्षिणी क्षेत्र के, ये हिस्सा हैं इंडो बर्मा के, ना कि हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के। ये किसके हैं? इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। उसके आगे कहा गया है सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का विस्तार संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इस बात को भी ध्यान दें। तो ये यहाँ पर मौजूद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें कहा गया है सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि केवल निकोबार द्वीप समूह को कवर करता है, ना कि अंडमान वाले द्वीपों को। अंडमान वाले जो द्वीप हैं वो हिस्सा है इंडो बर्मा के अंतर्गत। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है। इसमें एक जानकारी और भी है कि जो पश्चिमी घाट वाली श्रृंखला है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की, वो आगे जा कर के काउंट की जाती है श्रीलंका के साथ। तो अगर इससे संबंधित कोई
खबर बने वो भी आपको पता हो। इसको कहते हैं पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, यानी ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो चलिए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सवाल क्या है? घूमने का शौकीन एक व्यक्ति विश्व भ्रमण पर निकलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सवाल। वह लगातार 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ऐसे महाद्वीप में यात्राएं और निवास करता है जो प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न है। वह अपनी यात्रा स्वच्छ नदियां, झरने, झीलें, हिमाच्छादित पर्वत, द्वीप आदि को देखते हुए तथा मनोरम मौसम का आनंद लेते हुए पूर्ण करता है। एक दिन अपनी अविस्मरणीय यात्रा को याद करते हुए उसे एक बात ध्यान आती है कि यात्रा के दौरान किसी भी समय सूर्य उसके सिर के ठीक ऊपर कभी नहीं आया। अब समझ रहे हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है। खूब घूमे फिरे ये भाई साहब, लास्ट में इनको ये याद आया कि सूर्य कभी भी इनके सर के ठीक ऊपर नहीं पहुंचा है। अब ये आपको बताना है कि ये किस महाद्वीप की यात्रा कर रहे थे जहां पर सूर्य कभी भी इनके सर के ठीक ऊपर इनको नहीं दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप? तो कमेंट सेक्शन में आपको इस सवाल का जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों और सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, परीक्षाएं नज़दीक हैं, कोई भी सवाल आपसे मुलाकात कर सकता है। शुक्रिया।